नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एसआईआर कराते कराते चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न अमर्त्य सेन को ही नोटिस भेज दिया। बंगाल में पहले से एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। उस पर अमर्त्य सेन को नोटिस देने पर चुनाव आयोग की साख पर तो बट्टा लगा ही है, बीजेपी के लिए भी बंगाल में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अमर्त्य सेन पूरे देश का गौरव हैं, लेकिन बंगाल उन पर खास अभिमान करता है क्योंकि सेन की जड़ें बंगाल से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में अमर्त्य सेन को अपमानजनक तरीके से नोटिस भेजकर उन्हें चुनाव आयोग के सामने पेश होने की खबर ने सियासी घमासान मचा दिया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अमर्त्य सेन को दिया गया नोटिस दिखाता है कि कैसे बंगाल में प्रभावशाली आवाजों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। यह कोई अकेला अपमान नहीं है। अभिनेता देव और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे गए थे। मानो उपलब्धि, ईमानदारी और गरिमा का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत की बौद्धिक संपदा और मूल्यों को विश्व मंच पर पहुंचाया है। ये सारी बातें कही गई हैं अभिषेक बनर्जी की तरफ से। आज उनके कद का एक सार्वजनिक व्यक्ति भी बीजेपी नियंत्रित चुनाव आयोग के हाथों अपमानित हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि वो बंगाल की जनता को मानचित्र से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा के एजेंटों को हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। वही कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर की धांधली को समझिए। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा है। बाकायदा इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा ही दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मालिक मोदी को खुश करना है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि मोदी ने इस घटना के लिए कोई खेद प्रकट किया हो दोस्तों, या ज्ञानेश कुमार ने माफी मांगी हो। अलबत्ता चुनाव आयोग ने उस बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है जिसने नोटिस जारी किया था। हालांकि उसके सामने भी ऐसा करने की मजबूरी थी क्योंकि चुनाव आयोग ने ही निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की विसंगति से जुड़े नोटिस तुरंत डाउनलोड कर 4 से 5 दिनों के भीतर संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जाएं। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी बीएलओ ने तो निर्देश के मुताबिक काम किया है। सोचने वाली बात यह है लेकिन दोस्तों कि जब अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति को नाम की स्पेलिंग के कारण चुनाव आयोग में हाजिर होने को मजबूर किया जा रहा है, हाजिर होने का आदेश दिया जाता है, तो मामूली लोगों के साथ और कैसा बर्ताव होता होगा। अभी उत्तर प्रदेश की कल जो लिस्ट आई है, मसौदा सूची जिसको कहते हैं, ड्राफ्टेड लिस्ट, उसमें भी करीब 2.25 करोड़ नाम कट गए हैं, जो करीब 18% हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पर कहा है कि 18% नाम कटने का मतलब है कि प्रदेश में हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है कि राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीसी के जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव कराता है, उसने बीते महीने दिसंबर में ही एक सूची तैयार की जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, जबकि जनवरी में एसआईआर लिस्ट बताती है कि कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो सवाल यह है कि करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए, कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? ये वाकई गंभीर सवाल है जिस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं संजय सिंह। इधर चुनाव आयोग का मनमाना खेल चल रहा है तो दूसरी तरफ दोस्तों देश में बुलडोजर सियासत भी खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट है और इस इलाके में आज तड़के अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। दिल्ली में तापमान सुबह सुबह 6 डिग्री और उससे भी नीचे का था, यानी बहुत सर्द सुबह थी और अल सुबह 6 बजे के लगभग यहां ये जो आप देख रहे हैं ये बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी
हिंसा भड़क गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एमसीडी हाईकोर्ट के निर्देश पर सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास सरकारी जमीन के अतिक्रमण हटा रही थी, जिसमें 30 से 35 लोगों की हिंसक भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के कम से कम 5 जवान घायल हुए हैं। यह दिल्ली पुलिस की डायरी है जो आपके सामने रख रहा हूं, सरकारी बात है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। अतिक्रमण रोकने के लिए जो लोग आए थे, विरोध प्रकट करने के लिए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हिंसा का यहां पर हम किसी भी हाल में समर्थन नहीं करते हैं दोस्तों, चाहे वो किधर से भी हो, चाहे पुलिस की तरफ से हो या आम जनता की तरफ से हो। लेकिन लोगों को इस तरह उकसाने का काम किसने किया, ये सोचने वाली बात है। अवैध कब्जा हटाने का भी तरीका होता है। इसमें लोगों को समझाकर कार्रवाई की जा सकती है और दिन में किया जा सकता है, लेकिन सुबह सुबह ठंड की रात बीजेपी राज में बुलडोजर अल्पसंख्यकों के हितों और सम्मान को कुचलने वाले प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है और इसीलिए अदालती आदेश पर की जा रही कार्रवाई पर भी लोग भड़क गए। आपको बता दूं कि एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक बयान जारी कर बताया है कि उसके सर्वेक्षण में यह पाया गया कि लगभग 36,428 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर रामलीला ग्राउंड में एक बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अतिक्रमण किया गया है। सर्वेक्षण में सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण होना भी पाया गया था, ये एमसीडी का कहना है। और इस पर 12 नवंबर 2025 को यानी पिछले साल 12 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को निर्देशित किया था कि वो सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने के लिए प्रभावित पक्षों और व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दे और आदेश की तिथि से 3 माह पहले की अवधि के भीतर उपयुक्त कार्रवाई करे। यानी आदेश दिए 3 महीना पहले, उसके बाद उपयुक्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन समझाने की कोशिश कीजिए। एमसीडी ने प्रभावित पक्षों को, अब एमसीडी का यह कहना है कि हमने 24 नवंबर 2025 को 16 दिसंबर 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर हमने प्रदान किया। इस सुनवाई में प्रबंध समिति, मस्जिद फैज इलाही, दिल्ली वक्फ बोर्ड, डीडीए, एलएनडीओ और राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड और अथवा प्रबंध समिति सैयद फैज इलाही ने पट्टा विलेख में सम्मिलित भूमि से अधिक किसी भी प्रकार के स्वामित्व अथवा अधिकार से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। यहां पट्टा और बाकी वक्फ आप जानते हैं, इसका खेल कुछ और चल रहा है। इसके बाद 7 जनवरी को हुई यानी आज हुई कार्रवाई के दौरान पट्टा विलेख में सम्मिलित 0.195 एकड़ जमीन को छोड़ते हुए शेष अतिक्रमण को हटा दिया गया। यह विज्ञप्ति उनकी आई है जो हम आपके सामने पढ़ के रख रहे हैं। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की अपनी कार्रवाई का पक्ष सामने रख दिया है दोस्तों, लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर प्रशासनिक कार्रवाइयों पर अब लोगों को इतना शक क्यों होने लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जो कुछ कहा है इसी मसले पर, आइए जरा सुन लेते हैं इमरान मसूद को क्या कह रहे हैं, सुनिए। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो सुन रहे थे आप यहां पे इमरान मसूद को। वहीं मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिल्ली में हुई पथराव की घटना पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि भारतीय लोग अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब आधी रात को मस्जिद गिराने की अफवाह उड़ी तो जनता की ओर से प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और आधी रात को ये वहां चूंकि बुलडोजर लगना शुरू हो गए, 32 से 35 बुलडोजर वहां पहुंच गए आधी रात को, तो लोगों को यही लगा कि मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर लाए गए हैं।
उन्होंने तर्क दिया है कि प्रशासन की गलत टाइमिंग ने ही माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। तो एक तरफ एसआईआर पर विवाद और वोटों के अधिकार पर खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकारी प्रशासनिक कार्रवाइयों से जनता में डर और चिंता बढ़ रही है, जिसमें देश का माहौल बिगड़ रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और यह फजीहत जो है वो खासकर नरेंद्र मोदी के कारण हो रही है। ट्रंप का एक बयान सुबह से चर्चा में है। मोदी ने कहा है ट्रंप को, जब ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे तो नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया और कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। इस बयान पर सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, ट्रंप ने कहा ठीक है आ जाइए। इस बयान पर बीजेपी और मोदी की खूब आलोचना हो रही है कि उन्होंने देश को अपमानित करवाया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की तो पोस्ट में लिखा, अपने ही पोस्ट में बात करने के बाद, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद, कि अपने परम मित्र यानी अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके प्रसन्न हूं। हमने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी और आगे दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस पर प्रशांत भूषण, देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की है कि वो एक नरसंहार करने वाले सनकी को अपना दोस्त कहने में गर्व महसूस करते हैं। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की तरफ। इधर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बहुत सारी बातें वहां रखी और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ बिंदुओं को यहां सामने रखा है कि कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है। देश भर में जिला स्तर पर 5 लोगों की सूची बनाकर लॉ, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई विभाग के काम को आगे बढ़ाना है इनका पहला उद्देश्य। दूसरा जो घोषणा आज हुई, देखिए 2 वकील यहां बिल्कुल आजू बाजू में अभिषेक सिंघवी जी हैं और उनके बगल में सलमान खुर्शीद को आप देख रहे हैं। प्रदेश स्तर पर रैपिड रिस्पांस फोर्स का गठन होगा जिसमें 5 वरिष्ठ वकील किसी भी स्थिति में हमारे मुद्दों को लेकर कोर्ट में जिरह कर सकें। अखिल भारतीय स्तर पर कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग से जुड़ी एक बड़ी डायरेक्टरी तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी। हर प्रदेश में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और यह काम बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जो युवा कांग्रेस में नहीं है मगर कानून, मानवाधिकार और आरटीआई के विषय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें वे सांसदों के साथ जुड़ेंगे और प्रोग्राम के सफल होने पर अगले चरण में विधायकों के साथ भी जुड़ेंगे। हम सभी के प्रयास से इस काम को पूरा करेंगे। फिर इस बारे में एक व्यापक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी को सौंपे जाएंगे। ये बात यहां कही है अभिषेक मनु सिंघवी ने। आइए जरा सुन लेते हैं इनकी जुबानी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। एक बहुत ही सफल राष्ट्रीय अधिवेशन जिसमें आप सबका सहयोग था, जो विज्ञान भवन में कुछ महीनों पहले हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पे हमने वकीलों की कौम, आरटीआई वालों से जुड़े हुए लोग, ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए लोगों, मानवाधिकार डिपार्टमेंट से, सबको सब प्रदेशों से साथ जोड़ने का प्रयत्न किया था और बहुत अच्छे से, समन्वय से, सफलता से हुआ था। आज हमारी जो संक्षिप्त मीट थी उसका उद्देश्य था 4-5 चीजों को आगे बढ़ाना। उसमें मुख्य है सब लोगों ने मिलजुल कर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव, पुनर्गठन, एक संगठन को बनाने का प्रयत्न किया है और जो चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम चाहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट, आरटीआई डिपार्टमेंट और मानवाधिकार डिपार्टमेंट, जिसको हेड करने का मेरा सौभाग्य है, वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सूचियां बने ऐसे 5 वरिष्ठ लोगों की जो वहां पर संचालन करें इस डिपार्टमेंट की गतिविधियों को। बहुत हद तक अनौपचारिक रूप से वो हैं, लेकिन उनको अब एक अच्छे रूप में गठित किया जा रहा है। ये मुख्य उद्देश्य था। आज लगभग 11 या 10 प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया या खुद थे उपस्थित, और कई जगहों पे जहां अभी अध्यक्ष नहीं है वहां पर केंद्रीय टीम
इस पुनर्गठन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे ले जाएगी। ये मुख्य बिंदु था आज का। दूसरे जो 2-3 बिंदु थे वो थे, एक तो रैपिड रिस्पांस फोर्स, जिसका जिक्र मैंने विज्ञान भवन में भी किया था, यानी प्रदेश के स्तर पे 5 और 5 से अधिक हो सकते हैं, न्यूनतम 5 ऐसे वरिष्ठ वकील जो उठकर हमारे कई मुद्दों पे तुरंत कम समय में खड़े हो जाएं, प्रभावशाली तरीके से कोर्ट में कचहरी में बहस करें, जिरह करें। ये एक दूसरा बिंदु था, उसको भी हम स्टेट वाइज गठन में लगे हैं और इन सब की समय सीमा हमने 4 से 6 हफ्ते दी है। आज के बाद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों का हमने एलोकेट किया है। कई लोग यहाँ खड़े हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, मेरे मित्र वरिष्ठ नेता मेरे साथ जो केंद्र वाले संगठन में हैं, खुर्शीद साहब, बाकी कई लोग प्रदेश से आए हैं। तीसरा बिंदु था एक अखिल भारतीय स्तर पे बहुत व्यापक और बड़ी डायरेक्टरी जो प्रदेश स्तर पे होगी, तीनों विभागों की होगी, कानून, मानवाधिकार, आरटीआई। तो सुन रहे थे आप यहां पूरी की पूरी रूपरेखा बताते हुए अभिषेक सिंघवी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और यहां कैसे आगे की प्लानिंग है और कैसे लोगों को जोड़ना है प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर पर। तो आज दोस्तों आइए अब चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दोस्ती के दावे आखिरकार देश के लिए नुकसानदायक साबित कैसे हो रहे हैं। एक पहली बात। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर जो घमासान है, उस घमासान में कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों एक्सपोज हो रहे हैं। और तीसरी यहां महत्वपूर्ण बात कि बुलडोजर की राजनीति आखिर कैसे कब तक चलती रहेगी और इस राजनीति से क्या सचमुच अब बीजेपी को फायदा है। चलिए इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, कहां से शुरू करें? एसआईआर अमर्त्य सेन से शुरू करते हैं। अमर्त्य सेन को अब उनको भी नहीं छोड़ा। भारत रत्न अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, और उनको भी नोटिस भेज दिया। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? आजकल खेतों में मूली तो लगी हुई होंगी, मौसम मूली, गाजर, टमाटर, इन्हीं सब का तो है। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, हम लोग जिस बात पर इस मंच से चर्चा करते रहे हैं, डीबी लाइव के मंच से, उसको बहुत समय बाद घटनाएं स्वयं आकर के साबित करती हैं कि हम सब कितनी सही बात और सही वक्त पर चर्चा कर रहे होते हैं। एसआईआर को लेकर के हम सब ने ये बात कही है कि ये मतदाता सूची का प्यूरिफिकेशन नहीं है, ये पूरे मतदाता सूची को बदलने की कवायद है। और बदलने का मतलब वो रिवीजन इसको मत बोलिए, ये मतदाता सूची को पलटना बोलिए। और इसमें इस दोनों में बहुत फर्क होता है। देखिए, अमर्त्य सेन भाई 92 साल के हैं, उनको तो प्रमाणित भी नहीं करना है कि वो भारत के नागरिक हैं। वो वोट भी दे चुके हैं। बहुत सारे लोग देश में हैं जो कई बार वोट दे चुके हैं, लेकिन अचानक वोटर लिस्ट से बाहर हैं, कुछ भी बोलकर, पते पर नहीं मिले, स्थान बदल गया, कुछ और हो गया और वोट से बाहर हैं। तो वो मतलब वोट, दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग अदालत में दलीलें दे रहा है कि वो नागरिकता को डिसाइड नहीं कर रहा है, जो नागरिक नहीं है उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर रहा है। तो ये बात भी नागरिकता ही डिसाइड करने वाली होती है। तो इसमें यह है कि जो व्यक्ति एक बार वोटर हो गया, भारत का नागरिक हो गया, आप उसको किसी भी तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कोई वैलिड रीजन नहीं हो, और इसके बारे में भी संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुनना पड़ेगा, अपने तरफ से नहीं काट सकते आप। तो इस वोटर के अधिकार को ही खत्म कर दिया गया है। हम तो काटेंगे, आप चाहो तो 1 महीना समय देते हैं, फिर से अपील कर लो,
सुनवाई के लिए बुलाते हैं, आप आ जाओ। यानी अपने ही देश के वोटरों को वो लोग परेशान कर रहे हैं जो वोटरों से निर्वाचित भी नहीं है। भाई गैर निर्वाचित लोग, मतदाता जो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सम्मानित होते हैं, उनका नित्य दिन अपमान कर रहे हैं। यही एसआईआर है। और इसकी पुष्टि हो गई है कि ये जो वोटर लिस्ट अपने मन से बनाया जा रहा है कि हमारी सरकार चुनने के लिए एक ऐसा वोटर लिस्ट तैयार हो जो हमें बार बार चुनता रहे, वोटर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा और गंभीर मसला अलग अलग तरीकों से सामने आया है। लेकिन हाँ, इसमें जो राजनीतिक बातें होती हैं, आपको भी हमने सुना है कई बार कहते हुए राजीव जी कि ममता बनर्जी उस समय जब राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे, देश के वोटर का सवाल उठा रहे थे, तो उस समय ममता बनर्जी रिएक्ट नहीं करती थी। अब पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। क्या पश्चिम बंगाल के वोटर देश के लिए वोट नहीं करते क्या? देश में जब वोट चोरी होती है तो पश्चिम बंगाल के वोट की चोरी नहीं होती है क्या? तो उस समय तो आप चुप रहेंगे, चूंकि आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में है, देश में बनने की आपकी कोई संभावना नहीं है। और जब पश्चिम बंगाल में होगा तब आप उसको पश्चिम बंगाल की अस्मिता का सवाल उठा। ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की अस्मिता का सवाल नहीं है, ये नागरिकों की और वोटरों की अस्मिता का सवाल है, उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। देश के लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा उसका सवाल है। तो राहुल गांधी ने जब आवाज उठाई थी, भले वो मरकड़वाड़ी गांव के लोगों ने जब आवाज उठाई थी, तो मरकड़वाड़ी गांव के साथ देश के सारे गांवों को भी खड़ा होने की जरूरत थी, है और रहेगी। ये माहौल जब तक हम नहीं बनाते हैं, ये अपने अपने ढंग से चीजों को डिफाइन करते रहेंगे और मतदाता अपमानित होता रहेगा। ये जहां तक मतदाताओं का प्रश्न है, इस विषय पर इतना ही हम कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बात आ रही है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच, डोनाल्ड ट्रंप हर रोज भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहा है। भाई नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तभी तो अपमानित कर रहा है, नहीं होते तो कौन पूछता था जी? उनको कोई अमेरिका में भी आने देता था क्या? नहीं देता था, वीजा तक नहीं पर। तो वो इसलिए नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहे, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे। और हम लोगों ने इसी मंच पर इस बात को भी पहले भी कहा था कि दुनिया के तमाम देशों को आवभगत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। भारत को तो न्योता ही नहीं मिला ओथ सेरेमनी में, अमेरिका के प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी में। और उसकी सच्चाई जो है अब पता चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री तो न्योता मांग रहे थे जी, न्योता मांग रहे थे। और ये बात हम लोग कह रहे थे कि ऐसा होता है, अगर राजनयिक ये औपचारिक रूप से अगर निमंत्रण होगा तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे देश का कि आवभगत राष्ट्रपति करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री का आवभगत राष्ट्रपति नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो इस बात को हम तब भी बोल रहे थे और पुष्टि आज हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के मुख से हो रही है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के मुख से शायद ही हो। अपना अपमान क्यों बताएंगे वो, लेकिन उनके अपमान को देश ने, दुनिया ने समझा है कि आज बांग्लादेश तक भी हमें आंखें दिखा रहा है, कहता है कि इंडिया में नहीं खेलेंगे। आज बहुत जोर शोर से खबर चल रही कि खेलना ही होगा, नहीं खेलेंगे तो उनका पॉइंट्स कट जाएगा, ये खबर चल रही है। लेकिन ये खबर भी सूत्रों के हवाले से चल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान की धरती पर खेलने से जब मना किया तो जो तर्क रखा वो ये कि हमारे खिलाड़ियों की जान को खतरा है। बांग्लादेश भी आज वही तर्क रख रहा है
कि जब बांग्लादेश के खिलाड़ी को आप आईपीएल में खेलने नहीं देना चाहते हैं तो बांग्लादेश के 11 खिलाड़ी वहां कैसे खेलेंगे? उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल। तो भारत को तीसरे देश में खेलने के लिए जिस आधार पर सहमति बना चुका, जिस आधार पर परंपरा चल चुकी, वही आधार आज बांग्लादेश मांग रहा है। तो आज जवाब देने की स्थिति नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो क्रिकेट में उनको रोक करके कह रही है कि हम बदला ले रहे हैं। अरे एक क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खेलने देंगे तो ये बदला है। अब बांग्लादेश के 11 खिलाड़ियों को बोल रहे हैं आओ वर्ल्ड कप खेलो इंडिया में, तो ये बदला कहां चला गया? आप सोचिए कितना हास्यास्पद बात है। एक खिलाड़ी को आप खेलने नहीं देना चाहते, निकाल देना चाहते हैं, और 11 खिलाड़ी को बोल रहे हैं आओ खेलो, नहीं तो पॉइंट कट जाएगा। इससे बेइज्जती, भारी बेइज्जती और क्या होगी? पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है। अपने ही भारत सरकार ने भारत की नाक कटा दी है, हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। चाहे क्रिकेट का मोर्चा हो, चाहे विदेश नीति का मोर्चा हो, सीमा का मोर्चा हो, देश के भीतर लोकतंत्र का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि ये कहीं लोकतंत्र का नाक काट रहे हैं, कहीं देश का नाक काट रही हैं। और ना केवल बस अडानी का, अभी आपने बहुत अच्छी बाइट सुनाई, वो कांग्रेस नेता की बाइट सुनाई जी। नहीं, मैं उनकी जो सांसद हैं, रहे हैं पूर्व सांसद इमरान मसूद जी। इमरान मसूद, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो मांसाहारी व्यक्ति नहीं है, वो शाकाहारी व्यक्ति है। मुसलमान में शाकाहारी कम होता है। इमरान मसूद ने जो बात कही, बहुत गंभीर बात कही। भाई अडानी का बिजली आप रोक दीजिए बांग्लादेश में, तो बदला हो जाएगा। हिम्मत है क्या? एक खिलाड़ी को रोक करके 11 खिलाड़ी को खेलने का निमंत्रण दे करके हास्यास्पद स्थिति बना के आप हिंदुओं की हत्या का बदला ले रहे हैं। अरे अडानी की बिजली रोक दीजिए तो आपको बांग्लादेश से बदला हो जाएगा। तो ये सरकार बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है, अपने ही कारनामे उनके खुल रहे हैं, जनता के सामने खुलकर सामने आ रहे हैं। जी प्रशांत जी, अमर्त्य सेन, शुरुआत यहीं से करते हैं। एसआईआर की बात हम करते हैं, एसआईआर बुलडोजर की बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर कहकर समय मांग रहे थे, इसकी बात भी। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आज की तारीख में एसआईआर, और इसमें आप अमर्त्य सेन 92 साल के हैं, भारत रत्न हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और उनको आप लाइन में खड़े कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप बुला रहे हैं। कैसे देखा जाए? और इसके साथ साथ कल आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट आई है, संजय सिंह ने सही कहा कि अभी जब पंचायत चुनाव हुए तो पंचायत के वोटरों की संख्या 12 करोड़ 70 लाख थी, उसमें आपने चुनाव करवा दिए। आज की तारीख में जो आपकी लिस्ट आई है उसमें टोटल पूरे प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं। तो ये आखिर 4 करोड़ के लगभग वोटर्स गए कहाँ? सवाल ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ये पूरी तैयारी, सेकेंड लेयर में खबरें ये चल रही हैं, बीजेपी के लोग अंदर खाने बात कर भी रहे हैं कि जो हमारे नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, हम लोग ये इन 5 राज्यों की बात तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन अगले आगामी चुनाव की, और खासकर उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में फिर चुनाव, उसके बाद चुनाव हैं। उसके बाद आखिर में आपको याद होगा कि 2027 के सेकेंड चरण में, मतलब उधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। यानी 7 राज्यों में चुनाव है 27 में। अभी से तैयारी, और इसमें एसआईआर की भूमिका, बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं। और जब आप एआई के जरिए अब नोटिस भेज रहे हैं, जो नोटिस ईआरओ के जरिए जाना चाहिए, उस नोटिस को आप एआई के जरिए भेज रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इसी चुनाव आयोग ने कहा था कि 2023 के बाद से हमने इसको लागू नहीं किया, ये काम हम नहीं कर रहे हैं। डीडुप्लीकेशन रोकने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हमने आगे यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया है, जिसको रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सामने अभी लाया है 4 दिन पहले। प्रशांत जी, देखिए, ट्रंप के आगे सरेंडर और भारत की संप्रभुता पर इतना बड़ा हमला पहले, इतना बड़ा आघात पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं लगा। इस पे मैं बात रखूंगा, लेकिन पहले एसआईआर की बात। देखिए, अमर्त्य सेन दुनिया में उनका लोहा मानती है। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1988 में।
1972 से राजीव जी वो इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, सॉरी, जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1972 से वो पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर एमिरेटस हैं, जिसको कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जीवित है तब तक प्रोफेसर रहेंगे। अब वो 90 से ऊपर 93-92 साल के व्यक्ति हैं, उनको आपने नोटिस भेज दिया। इससे लग रहा है कि ये कोई सिस्टम जनरेटेड फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड फॉल्ट नहीं है, ये टारगेट करके कर रहे हैं, क्योंकि अमर्त्य सेन एक पॉलिटिकल पोजीशन भी लेते रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से काम कर रहा है, इसके बार बार सबूत मिलते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश और एसआईआर की बाकी मुद्दों पर। देखिए, 3 करोड़ लोग लगभग उत्तर प्रदेश में बाहर हो गए। अब ये 3 करोड़ लोग किस देश के नागरिक हैं? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बड़े ताल ठोक के कह रहा है कि हम तो नागरिकता की जांच करेंगे, हमको मैंडेट है संविधान से। कहाँ मैंडेट है? नागरिकता का काम करना गृह मंत्रालय का काम है। आपको 18 साल से ऊपर और जो वहां रह रहा है, जो स्थानीय नागरिक है, उसको आपको करना है। और अगर आप विदेशी घुसपैठिए, जिसको घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेशी लोगों की पहचान करना आपका काम है, जो सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं, तो बिहार में कितना किया आपने? लगभग 300, और उस 300 में लगभग केवल 77 या 78 मुस्लिम थे, बाकी तो नेपाल से आए हिंदू थे। तो इसको भी तो इलेक्शन कमीशन कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 300 विदेशी नागरिक हमको मिले बिहार में। जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है राजीव जी कि अब किसी का नागरिकता, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है वो तो पता कर लेगा। एक आम जनता जो कि मजदूर है, किसान है, वो कहाँ से पता करेगा कि उसका नाम कट गया? अब उसका बाद में क्या होगा? ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि 3 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये कहाँ के नागरिक हैं, ये सवाल आने वाला है। अगले कुछ वर्षों में आप देखिएगा कि जिनके भी नाम कटे हैं, उनके बैंक खाते नहीं खुलेंगे, उनके नाम पे गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, मोबाइल फोन, लोन, पेंशन, सरकारी कागज, कोई भी जमीन खरीदने की रजिस्ट्री, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उनकी भारत में नागरिकता डिस्प्यूटेड हो गई, जिनके नाम नहीं है। आगे अगला कदम मोदी सरकार का यही होगा, क्योंकि उनको खर्चे कम करने हैं। और जो व्यक्ति उनको वोट नहीं दे रहा है, उसको क्यों देंगे बिजली कनेक्शन या पेंशन या मनरेगा, या जिसका नाम अभी जी राम जी कर दिया, उसके तहत उसका कार्ड कैसे बनेगा? उसको राशन कार्ड कहाँ से बनेगा? तो पूरे देश में ये बड़ा एक कदम होने वाला है, जिसको मतदाताओं को, नागरिकों को बहुत गंभीरता से सोचना है कि केवल वोट से वंचित नहीं होंगे आप तमाम चीजों से वंचित हो जाएंगे। रेलवे का रिजर्वेशन भी नहीं बनेगा आपका, अभी तो उसमें भी आधार जोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी गंभीर, एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है, और यही अगला स्टेप होगा। ये बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। ये बड़ी पार्टनरशिप है सरकार की और चुनाव आयोग की और बीजेपी की। और दूसरा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज से आग्रह करूंगा कि वो कोई छोटा ही सही, जैसे राहुल गांधी कई बार वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जरा आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। 50 पोलिंग बूथ आप रैंडम उत्तर प्रदेश में चूज कर लें, तय कर लें 50, और उन 50 को तय करें जिन पोलिंग बूथ में बीजेपी को कम वोट मिले, और उसमें किसके किसके नाम कटे हैं, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन
बूथ वाइज क्या कर रहा है। एक हमको बड़ी पिक्चर मिलती है एक राजीव जी, जी। कि इतने जिलों में इतने परसेंट लोगों के नाम कट गए, सबसे ज्यादा नाम जो है वो फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट में कटे, लखनऊ में सबसे ज्यादा नाम कट गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो ये हमको एक मोटी लिस्ट, बड़ी एक मिलती, बड़ी फिगर कि इतने करोड़ लोगों के नाम कट गए। लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आप जाएंगे, क्योंकि ये काम माइक्रो लेवल पे हो रहा है, कि जब माइक्रो लेवल पे जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि 100 वोट, 50 वोट जो कम किए गए हैं प्रति पोलिंग बूथ, वो किन पोलिंग बूथ पे कम किए गए, कि कौन सा डेटा है जो काम कर रहा है, क्या कोई एजेंसी काम कर रही है, ये कैसे हो रहा है काम। तो ये दो बड़े स्टेप जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को, देश के लोगों को उठाने। नंबर एक, कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो भविष्य में आपको नागरिक होने की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। ये तलवार लटकी हुई है। एलपीजी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, टेलीफोन नहीं लगेगा, बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा, तमाम पासपोर्ट नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। जब आप नागरिक ही नहीं तो क्या होगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी तलवार है। दूसरा कि ये चेक करें, अब जो ट्रंप के सामने सरेंडर हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, सवाल ही नहीं उठता। मतलब लोगों ने, कई प्रधानमंत्रियों ने तो बड़े कीमतें चुकाई इसको लेकर, लेकिन नहीं माने। मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन यहाँ पे समय की अभाव है। लेकिन आप ये देखिए कि 10 मई को जब सीज फायर हो रहा है, तब फोन कॉल करवाए जा रहे हैं लॉबिंग एजेंसी के जरिए। विदेश, हमारे जो दूतावास के जरिए नहीं हुए ये फोन कॉल। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं जिसमें कि टैग करते हैं ट्रंप को, उसकी सूचना देने का काम प्रेसिडेंट ट्रंप के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लॉबिंग एजेंसी कर रही है, भारत का दूतावास नहीं कर रहा है। तो और उसके बाद जिस तरीके की शब्दावली है, जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं सर, तो ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और इससे भारत की संप्रभुता पे जितना बड़ा कुठाराघात पहले कभी नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा अहित हुआ है देश का। और इसको लेके जनता को, लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे आपने नफरत के चक्कर में एक ऐसा निजाम यहाँ पे बैठाया हुआ है जो भारत की प्रतिष्ठा, भारत की संप्रभुता सबको सरेंडर किए हुआ है। और वो लॉबी एजेंसी भी नहीं काम कर पा रही है। मैं एक मिसाल दे दूं आपको, जो बहुत मीडिया में भी बहुत अभी तक नहीं आई है। जी। देखिए, फाइनल टैरिफ की डील अभी तक नहीं हुई है। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के भारत में थे, 2 दिन थे। तमाम डिपार्टमेंट्स जो इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, आइटम वाइज उनको लिस्ट दी गई कि इन इन चीज़ों पे हम टैरिफ कम कर सकते हैं, आप हमको इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, उसके साथ ही ये हो जाएगा। वो बिना किसी इंटरिम रिलीफ के वापस चले गए अमेरिका। कोई टाइमलाइन नहीं है। अब सवाल ये है कि फाइनल डील के पहले बजट आना, अगले महीने फरवरी के महीने बजट आना है। बजट में फिगर्स कहाँ से आएंगी जब आप 50% का टैरिफ है और 90 के आसपास आपका डॉलर है। और बजट के बाद अगर डील साइन होती है तो क्या बजट दोबारा बनेगा? क्योंकि वो इतना बड़ा एक कंपोनेंट होगा भारत की इकोनॉमी में, जिसमें कि पूरी इकोनॉमिक की जो बजट की फिगर्स हैं वो इधर की उधर हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो आने वाली है टैरिफ को लेकर। और इतना बड़ा सरेंडर भारत की संप्रभुता के साथ
भारत की सॉवरेनिटी के साथ, भारत की प्रतिष्ठा के साथ पहले कभी नहीं हुआ। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ, आखिर सरेंडर क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़रा आना चाहता हूँ जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे आप देखते हैं एसआईआर से लेकर अमर्त्य सेन की बात हम कर ही रहे हैं। अमर्त्य सेन तो एक नाम है, लेकिन कई ऐसे नाम भी हैं, जैसे प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि जिसके बारे में भले चर्चा ना हो लेकिन परेशानियों में सब हैं। तो एसआईआर और उसके बाद नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, लगातार डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं, उससे भले उसको रोकने की या उस खबर को प्रसारित न करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन खबरें आजकल सोशल मीडिया के जरिए सब तक पहुंची जाती हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? एसआईआर को तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि यह एक असंवैधानिक कार्रवाई है। एसआईआर भारतीय नागरिकों को बड़ी संख्या में मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जीत को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। यह अपारदर्शी है। यह मतदाता सूची में शामिल होने की जिम्मेदारी जो आम नागरिकों के ऊपर देती है, जो गैर कानूनी है, परंपरा के विरुद्ध है। निर्वाचन आयोग का यह काम नहीं है। एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग वह काम कर रहा है जिसका उसके पास मैंडेट नहीं है। सम्मानित मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं कि भारतीय मतदाता सूची में भारतीय नागरिकों को ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अगर कोई गैर भारतीय नागरिक मतदाता सूची में है, उसके लोग उसको लेकर के आपत्ति उठाने का काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। निर्वाचन आयोग के लिहाज से जो इस देश में रह रहा है वह भारत का मतदाता है। अगर किसी के नाम पर, अगर मुझे प्रशांत जी के नाम पर आपत्ति है, तो मैं आपत्ति करूंगा कि साहब प्रशांत टंडन जी तो यहाँ के मतदाता नहीं, इनका नाम आपने कैसे कर लिया। लेकिन निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर, बीएलओ अपने स्तर पर नाम पे आपत्ति करे और या आम नागरिकों पर जिम्मेदारी सौंप दे, ये तो कभी नहीं हुआ। सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई, यानी जो इस देश में रह रहा है वो भारत का नागरिक है और भारत का मतदाता है। इस आधार पर मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई। निर्वाचन आयोग ने भौतिक सत्यापन के आधार पर 1952 से लेकर के लगातार 2024 के चुनाव तक यह काम करता रहा। 1952 में जब हमारे देश की आजादी के कुछ ही साल हुए थे और चुनाव कराया गया, उस समय मतदाता सूची को तैयार करने का जो पराक्रम निर्वाचन आयोग ने दिखाया, तत्कालीन जो मुख्य निर्वाचन जो 21 सदस्यीय निर्वाचन आयोग होता था, उस समय सेन साहब को अन्य देशों में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया कि इतना बड़ा काम आपने कैसे किया, चुनाव कराने के लिए बुलाया गया। और यह काम लगातार जारी रहा। आपने एक नया काम शुरू कर दिया और अभी बार बार झूठ बोला जा रहा है कि एसआईआर पहले भी हुआ। एसआईआर कभी नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय में भी नोटिफिकेशन नहीं दे पाया कि अतीत में किए गया कोई भी एसआईआर का नोटिफिकेशन आप न्यायालय के समक्ष रख दीजिए, नहीं कर पाए। रिवीजन होता रहा, रिवीजन हर साल होता रहा है और उस रिवीजन में भी प्राथमिकता इस बात पर रही है कि जो लोग मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए। प्राथमिकता यह थी। निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में उन लोगों के नाम हटाने की बात की जा रही थी जो मृतक हैं, अपना स्थान बदल चुके हैं, अपने मोहल्ले में नहीं रह रहे हैं। यह भी उस प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। लेकिन पूरी की पूरी निर्वाचन मतदाता सूची को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से मतदाता सूची तैयार किया जाए, इस देश में कभी नहीं हुआ। यह इस 2026 में उत्तर प्रदेश में होगा। दूसरी चीज, एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम कटने को लेकर एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन अपना नाम उन्होंने ग्रामीण इलाकों में करा लिया। यह बिल्कुल अतार्किक है। ग्रामीण इलाकों में भी लोग अपना मतदान रखते हैं, उत्तर प्रदेश में रखते हैं। मैं खुद अपने ग्रामीण इलाकों में मतदाता हूं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में और यह टेंडेंसी उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों में, न केवल उत्तर प्रदेश में, उन सभी राज्यों में, लगभग देश के सभी राज्यों में जहां दो तरह की मतदाता सूची है, पंचायतों के चुनाव की और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की। राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार करता है
उस मतदाता सूची में हर व्यक्ति अपने ग्रामीण इलाकों में, जहां उसकी खेती बाड़ी है, जहां उसका पुश्तैनी गांव है, जहां उसका कृषि के कार्य चलते रहते हैं, वहां लोग अपने अपने पंचायतों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मतदाता है। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे? लखनऊ में रहने वाला आदमी जो उसका गांव है सीतापुर का, वहां मतदाता क्यों बनने जाएगा विधानसभा लोकसभा के लिए? यह तो कभी नहीं हुआ। और दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हैं कि शहरी इलाकों को छोड़ करके लोग गांवों में जो उनका मूल निवास स्थान है वहां मतदाता बन गए, तो आप एक भी पोलिंग बूथ का नाम बता दीजिए, एक भी गांव का नाम बता दीजिए जहां मतदाताओं की नाम संख्या बढ़ गई हो। उसका तर्क इनका यह कहना है कि चूंकि 2 जगह लोग मतदाता है इसलिए गांव में संख्या बढ़ी नहीं, देहातों में कम हो गई। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पोलिंग बूथ है जहां मतदाताओं की संख्या नहीं घटी है, एक भी मतदाता का नाम नहीं कटा है। तो मतदाता सूची से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की जो यह कोशिश की गई और 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए, इसको बेबुनियाद साबित करने का यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों से, गाजियाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, मेरठ में, बुलंदशहर में, इन जगहों पे बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपने गांव में मतदाता बनना चाहते हैं। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। यह पूरी तरह से एक स्थिति है कि लोगों के नाम आपने मनमाने तरीके से काटा। और अगर आपने नहीं काटा तो आप पारदर्शी तरीका अपनाइए। आप प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वह सूची प्रकाशित कीजिए कि ये नाम है जो मृतक हो चुके हैं, इनका नाम मृतक होने के नाते नाम काट दिया गया। एक सेपरेट सूची जारी कीजिए। आप एक अलग से सूची जारी कीजिए जिसमें आप ये बताइए कि ये नाम है जो अस्थायी रूप से माइग्रेट कर गए हैं। आप एक सूची जारी कीजिए जो आप ये बताइए कि इनके नाम कई जगहों पे है। आप तो आसानी से ढूंढ सकते हैं बात। ये काम राहुल गांधी जब कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का आदमी हरियाणा में मतदाता है, तो निर्वाचन आयोग भी इस काम को कर सकता है, लेकिन ये काम नहीं किया गया। तो एक गैर पारदर्शी तरीका है ये, और ये पूरी तरह से मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। इसका यह बिहार में यह प्रयास किया गया, उत्तर प्रदेश में यह काम किया जा रहा है, और अन्य राज्यों में भी यह काम किया जा रहा है। आप अमर्त्य सेन की बात कर रहे हैं, अभी आपने पब्लिक डोमेन में है वो जो कांग्रेस के नेता हैं सप्पल साहब, कि उनके पूरे परिवार का नाम नहीं है ये मतदाता सूची में। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि अगर यह तरीका ही आपने पूरी की पूरी जो रिवीजन की प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिकता लोगों का नाम जोड़ने का होता है, उसमें आपने प्राथमिकता ही बदल दी है कि लोगों के नाम काटे जाएंगे। क्यों काटेंगे भैया? अगर किसी मृतक का नाम है, मृतक दिवंगत होने का नाम आप काट रहे हैं, तो आप उसका साक्ष्य क्या है आपके पास? वो तो आप लोगों को बताइए। हमको पता ही नहीं है। मैं अपने पोलिंग बूथ पे गया, वहां कोई सूची नहीं है जिससे पता चले कि किसका नाम आपने दिवंगत होने के नाम पे काटा या माइग्रेट होने के नाम पे काटा। जी, तो एसआईआर तो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है और इसका विरोध होना ही चाहिए। और इसको लेकर के लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं। अब रही बात यह कि अमेरिका के मुद्दे को लेकर के, अमेरिका में जो वर्तमान हुकूमत है जिस तरीके से बिछी हुई दिखाई पड़ी पिछले 1 दशक से, उसका परिणाम आना ही था। आप विदेशों में अपने राजनयिक यात्राओं के माध्यम से अगर इमेज बिल्डिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे तो राष्ट्र हित प्रभावित होगा। इस सबको सभी देशों को पता है कि आप किस मकसद से कौन सा काम कर रहे हैं। मेरी स्मृतियों में नहीं है कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाकर के वहां कोई सभा कर रहा हो या भारतीय मूल के लोगों को ही बुला करके कोई जनसभा कर रहा हो। लोगों से मिलते रहे लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मिलते हैं। कोई ऐसा प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा में नहीं गया जो भारतीय मूल के नागरिकों से, जिसको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, उससे संवाद न किया हो। बिल्कुल करता है, लेकिन एक रैली की तरह से आप आयोजन करें तो उसके राजनीतिक मकसद को सभी लोग समझते नहीं है क्या? आप अगर आप किसी भी देश के सामने अपने को आप इतना लाचार, कमजोर प्रस्तुत करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रतिक्रिया आएगी। और जो ये घटना सामने आई है, ये तो निश्चित रूप से देश का सम्मान कम हुआ। किसी भी प्रधानमंत्री ने का यह उदाहरण नहीं है। भारत ने दुनिया के पैमाने पर उस सभी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जहां पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है या लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया।
आप हर मामले पे चुप है। जब अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में वापस भेजा तब भी आप कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश, मेक्सिको जैसा देश अपने नागरिकों को और भारतीय वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना को उतारने से मना कर दिया, आपने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? अब सवाल है, अब बातें कही जाने लगी है कि आम भारतीय नागरिक की तुलना में जो कारपोरेट है उसके हित सर्वोपरि है। ये लगातार सरकार के निर्णय से ये दिखाई पड़ रहा है। तो जो बातें कही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, यह भारतीय अस्मिता के विरुद्ध है। इससे निश्चित रूप से पूरे देश का सम्मान कम हुआ है और सरकार को, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को इस पे गंभीर रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जी, अगर जो चुप्पी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार ने बनाए रखी है, उस तरह की चुप्पी इस बयान पे भी होना ये कहीं से भी उचित नहीं है। यह देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। एक गंभीर प्रतिक्रिया आनी चाहिए और अगर ये प्रतिक्रिया नहीं आती तो जो नैरेटिव बन रहा है, जो विमर्श बन रहा है, वह और मजबूत होता जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गंभीर यहाँ पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए और इसके बारे में लगातार चर्चा तो हो ही रही है। आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास। पंकज जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम? एक तरफ SIR, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर एक दबाव दिखाई देता है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड राउंड में उस पर थोड़ा और हम लोग आएंगे कि आखिर इस दबाव के पीछे की रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, इसको भी समझेंगे। आखिर क्यों दबाव में नरेंद्र मोदी हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन SIR को लेकर क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा टूल है जिससे अब भाजपा अपराजेय रहेगी, ये मान लिया जाए? अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले जो आपने, जी ठीक है मेरी आवाज आ रही? हमने आपने अपनी बातचीत की शुरुआत फैजा इलाही मस्जिद की तोड़फोड़ से किया, उसके बाद में SIR पे आया और तीसरी बात हम लोगों ने विदेश नीति पे की। मेरा जो आकलन है, जो मैं देखता हूं, ये तीनों चीजें एक समकोण त्रिकोण है जिसकी भुजाएं भी समान है और कोण भी 45 डिग्री के हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारतीय राजनयिक और भारतीय गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी असफलता है। यदि वहां पर हिंदू नागरिक मारा जा रहा है, यदि वहां पर भारत विरोधी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो इसका कारण हमारी राजनयिक असफलता और हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देश, अभी 4 दिन पहले नेपाल ने भी किया, बांग्लादेश पहले कर चुका है, वो चाइना फर्स्ट के एग्रीमेंट में साइन कर चुके हैं। हमारा आदर्श इजराइल बना हुआ है। इजराइल एक असफल देश है जिसको अपने नागरिकों की मौत पे, हत्याओं पर या दूसरे की हत्या करने पर कोई शर्म नहीं आती है। इस मसले पे आप देखिएगा कि हमारी एक असफलता पूरे विश्व के सामने जा रही है। हमने रही बची कसर क्या पूरी की? एक छटंकी से पूर्व विधायक के कहने पर KKR की टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर कर दिया। जबकि आप देखिए, हम लोगों की जो दोगली नीति है, माफ करिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पिछले 3 महीने में हमने अरब की धरती पर उस पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच खेला जिसके ऊपर सीधे आरोप था कि उसने कश्मीर पे हमला करके 28 पर्यटकों को मारा था और उसकी प्रतिक्रिया में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो हमारा सीधा दुश्मन है, उसके साथ हमने क्रिकेट खेला। अभी पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय जो जेवलिन थ्रो, भाला थ्रो प्रतियोगिता थी, उसमें भी भारत का खिलाड़ी भी था, पाकिस्तान का खिलाड़ी भी था। यदि हम पाकिस्तान के साथ में सीधे खेल सकते हैं तो फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को KKR की टीम से बाहर निकालने का क्या मतलब था? अब आते हैं हम इसी मसले में फैजा इलाही मस्जिद पे आ जाते हैं। आखिर इन असफलताओं, इन असमानताओं से हमको लोगों का ध्यान हटाना है। अब ध्यान हटाने का सबसे बड़ा तरीका यह है पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, देशभक्ति और राष्ट्रवाद।
आरएसएस बीजेपी का देशभक्ति से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, न आजादी के पहले न आजादी के बाद। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की खासियत है, राष्ट्रवाद के लिए आपको कोई एक दुश्मन चाहिए होता है जिसके खिलाफ आप नारेबाजी कर सकते। तो यहाँ पे आप साफ साफ सुन रहे थे, देख रहे थे कि हमारे तमाम साथी जो अपनी बात रख रहे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर क्या घमासान नहीं बल्कि इसके जरिए कुछ खेल करने की कोशिश हो रही है और वो साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि क्या इन सब के जरिए कहीं ना कहीं इस देश में चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग लगातार इस खेल का एक अहम हिस्सा क्यों बना हुआ है, और चुनाव आयोग आखिर किन किन बातों को, किन किन मसलों को यहाँ पर सुलझाने की जगह छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये समझना ज़रूरी है। और इसीलिए जब चुनाव आयोग की हम बात करते हैं तो आज की तारीख में, जैसे पहले चर्चा होती थी लगातार कि कहीं वोटों में चोरी हो रही है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ियाँ पाई जाती थी, कभी जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात आती थी, लेकिन यहाँ तब एसआईआर का जिक्र नहीं आता था। अब जब से बिहार का चुनाव आया और उससे पहले एसआईआर वहाँ उसकी शुरुआत हुई, और एसआईआर की शुरुआत न सिर्फ बिहार से हुई बल्कि उसके बाद अब एसआईआर का सेकेंड फेज जो है वो पहुंच गया है 12 राज्यों में, जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरी हैं और 9 राज्य पूर्ण राज्य हैं। और उसमें से बहुत महत्वपूर्ण राज्य एक उत्तर प्रदेश है, जहां 2 करोड़ 89 लाख, जी हां 2 करोड़ 89 लाख, लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। और ये तो अभी पहली लिस्ट में, लेकिन कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ और भी लोगों के नाम काटे जाएंगे। अगर इतने नाम काट दिए गए, और इनमें से कई लोगों के जीवित होने के दावे अभी से होने लगे हैं, जो कहा जा रहा है कि या तो शिफ्ट हो गए या इस दुनिया में नहीं है। जो इस दुनिया में नहीं है के दावे जिनके ऊपर किए जा रहे हैं, वो अगर जीवित मिलते हैं तो इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है। राहुल गांधी भी ऐसे कुछ लोगों को अपने घर चाय पर बुलाकर उन्होंने एक वीडियो साझा किया था जब बिहार की चर्चा आई थी। लेकिन इसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश या उधर पश्चिम बंगाल की चर्चा आती है तो यही जिक्र बार बार आ रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल में अमर्त्य सेन को क्यों भेजा जाता है नोटिस। और इसके अलावा जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नोटिस अब आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल, पूरा परिवार उनका नाम कट गया, जो वर्षों से यहीं पर है और वोट दे रहा है, उनके परिवार का अगर नाम कट जाए, ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप और हम जानते हैं, वेल नॉन फिगर हैं, इसलिए उनकी बात तो होती है। लेकिन जिनके नाम नहीं हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, वैसे कई लोग हैं। और आज एक रिपोर्ट छपी है, प्रेम कुमार जी एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। एक रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल एरिया में 20% लोगों के नाम कट गए हैं। 20%, यानी खेल पूरा है। पंकज जी, चलिए 1 मिनट, पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए और फिर आता हूं प्रेम कुमार जी इसी सवाल के साथ। प्लीज पंकज जी। मैं आपको जो कह रहा था कि क्योंकि इनको अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए एक दुश्मन चाहिए, वो दुश्मन के रूप में इनको मुसलमान सबसे सहज मिलता है। फैज इलाही मस्जिद के बारे में उसमें अतिक्रमण था या नहीं था यह अलग मसला है, लेकिन पूरी सरकार को यह मालूम था कि इसकी तोड़फोड़ के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट लगी और हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई 22 अप्रैल की तय है। क्या 22 अप्रैल तक इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता था? जबकि उस पोजीशन में कि जामा मस्जिद के शाही इमाम कल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले थे और उनको बोला था कि आप इसको इस तारीख तक के लिए थोड़ा रोक दीजिए। लेकिन चूंकि वहां पर हमको पूरा ध्यान अपना डाइवर्ट करना है एसआईआर से, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय असफलता से, आईपीएल को लेकर खड़े हुए विवाद से, महंगाई से, दिल्ली के प्रदूषण से, और सबसे बड़ी चीज है इंदौर के बाद में गांधीनगर में जो नलों से जहर आया है उससे। और आप देखिए कि इसके लिए ये सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि 5 जनवरी को वो काला दिन है दिल्ली पुलिस के लिए भारत के इतिहास में, जब 150 लोग जेएनयू में घुसे थे और जेएनयू को लोगों को, प्रोफेसर तक को पीटा था,
उन लोगों के सीसीटीवी फुटेज है, और आज छठा साल लग रहा है उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं जेएनयू को इसलिए याद कर रहा हूं कि वास्तव में जेएनयू की स्थापना इस देश के विदेश नीति के लिए बेहतरीन लोगों को तैयार करने के लिए की गई थी। वहां पर चाइनीज तरीके की लैंग्वेज के कोर्स इसलिए रखे गए थे ताकि वहां से जो लोग निकले इन भाषाओं के महारत हासिल करके वो विदेशी दूतावास में हमारी चीजों को सीधे रिप्रेजेंट कर सकें। हमने उस जेएनयू को बर्बाद किया, और हमने क्या किया, अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सब कामों के लिए एचएसडब्ल्यू पार्टनर फर्म को के साथ एग्रीमेंट किया, और वो फर्म किसकी है, जेसन मिलर की। और जेसन मिलर की इस फर्म ने 2016 से लेकर 2024 तक हर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए कंसल्टेंसी दी है। क्या हमारे विदेश नीति वाले लोग, और निश्चित ही मुझको लगता है कि हमको जरूरत थी उसकी, क्योंकि हमारा जो विदेश मंत्री है वो तो कहता है कि हमारा जो सबसे पुराना राजनयिक है, राजदूत है, जिससे हमको सीखना चाहिए वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी का जो भूमिका है रामायण में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरल सौम्य विदेश जाकर बात करने वाले। लेकिन 1990 के बाद जो विश्व की खुली अर्थव्यवस्था के बाद नीति बदली है, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक राजनयिक संबंध, डिप्लोमेसी की बात होती है। और हमारे जयशंकर जी हनुमान जी को राजदूत बना रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका में एसएचडब्ल्यू जेसन मिलर की फर्म को ठेका दे रहे हैं। अब मैं आता हूं एसआईआर के मसले में। एसआईआर जो है, ऐसा नहीं है, बीजेपी के लोगों का भी भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 42% 2,45,00,000 लोगों को लगभग संदिग्ध घोषित कर दिया गया। और जिन जिलों में भोपाल, सागर, जबलपुर, इंदौर, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े गढ़ हैं, उन गढ़ों में सबसे ज्यादा लोगों के नाम हटे हैं मृत और डुप्लीकेसी को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में संकट में। और मैं आपको बताऊं कि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो आप बात कर रहे थे अमित सेन जी को नोटिस दिए जाने की, वहां पे 45 लाख लोगों को फ्लैग किया गया था संदिग्ध के रूप में, लेकिन नोटिस भेजा गया केवल 24 लाख लोगों को। और इसकी क्या गाइडलाइन थी, इसका कोई क्लैरिफिकेशन ईसी नहीं दे पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह कि जो कल बड़ा सनसनीखेज आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा विकसित ऐप के जरिए यह एसआईआर का काम कर रहा है। यदि इस आरोप में सच्चाई है तो यह तो बिल्कुल भयानक है, और लगभग वही बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एसआईआर के मामले में आज भी तय नहीं कर पा रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेसी के लिए वो पहले सुप्रीम कोर्ट में बोल चुके हैं कि वो तो फ्लॉप है, अब उसी को क्यों यूज कर रहे हैं आप। एसआईआर जो है इस चुनाव आयोग के लिए गले की हड्डी बन गया है। और मुझको आश्चर्य लग रहा है, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वो झारखंड के दौरे पर थे, उसके पहले मध्य प्रदेश के दौरे थे, हर जगह शंकर जी के मंदिर में वीआईपी बन के दर्शन कर रहे। ठीक है, वो आपकी निजी आस्था है, लेकिन अचानक वो एक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने चले जाते हैं जी। क्यों चले जाते हैं भाई? आप राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री तो नहीं लगे हैं, आपको झारखंड के एक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने की क्या जरूरत है, जबकि आप अपने महकमे का चुनाव आयोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये ना आप, और ये जो सब चीजों को जोड़िए, एसआईआर के कारण उपज रहा असंतोष। मैं एसआईआर की एक घटना आपको अपने जिला के गाजियाबाद जिले में बता रहा हूं। 2003 की मतदाता सूची में यहां पे बेस बनाया गया। 2003 में यहां पे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र ही नहीं था, वो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र था। अब 2003 में अब गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र अलग है। इस चक्कर में यहां पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम हट गए।
उनको शिफ्टिंग कहा जा रहा है, लापता कहा जा रहा है, मिसिंग कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि इस देश में, यदि पिछले चुनाव में साहिबाब सीट से या गाजियाबाद सीट से बीजेपी बड़े मतों में जीती है, तो क्या वो फर्जी मतदाताओं के भरोसे जीती है? जो आप व्यक्ति बड़ी संख्या में आपने यहां से लखनऊ से नाम उड़ा दिए, क्या ये चुनाव जो अभी तक हुए अवैध थे? तो ये खुद ही कटघरे में खड़े हैं और इन असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इनका सबसे अच्छा टारगेट है वो है मुसलमान को किसी तरीके से टारगेट करो और बोलो कि वास्तव में हमारी जो देशभक्ति है वो यही है। देखिए, हमको देशभक्ति के लिए क्या जरूरत है? हम सड़क चलते नहीं थूकें, हम ट्रैफिक के कानून का पालन करें, हम सभी जो टैक्स है सही समय पर भरें, हम देश के संविधान का सम्मान करें, ये देशभक्ति है। लेकिन राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आपको दुश्मन चाहिए उसके लिए, उसको प्रूव करने के लिए मैं बड़ा राष्ट्रवादी हूं। और ये छद्म राष्ट्रवाद वाले लोग जो हैं, केवल मुसलमान पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान से कुछ नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ा सा ऊपर नीचे झोल हो गया तो अब आपको बांग्लादेश मिल गया। चाइना पे इनका राष्ट्रवाद नहीं चलता। अभी पिछले हफ्ते चाइना ने भी बोला कि हमने भी दखल किया था ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए, उनको भी नहीं बोल पा रहे। और आपको एक चीज बताऊं, बांग्लादेश में ईडेबल ऑयल का सबसे बड़ा बिजनेस अडानी का है। गोड्डा के बिजली घर से तो 1500 मेगावाट बिजली जाती है। ईडेबल ऑयल भी सबसे बड़ा है, तो अडानी का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हो आप? एक खिलाड़ी का बहिष्कार करना है आपको, क्योंकि उसमें शाहरुख खान जोड़ा हुआ है और पाकिस्तान का खिलाड़ी, वो सॉरी बांग्लादेश का खिलाड़ी मुसलमान जोड़ा हुआ है। तो ये जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कहीं फैजे इलाही मस्जिद करेंगे और कहीं पर आईपीएल में किसी खिलाड़ी को बाहर करेंगे। हकीकत ये है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, सवाल पहले रख चुका हूं और बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से गुजारिश है, बस 2-2 मिनट का समय है, अपनी बात उसमें आप लोग रखेंगे। और प्रेम कुमार जी। देखिए राजीव जी, एसआईआर प्रोसेस में अब मुझे लगता है कि मुसलमान वोटर्स अपने आप में जैसे पहले महत्वपूर्ण होते थे वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, टारगेट रखने के ख्याल से। क्या हुआ है कि जब से राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र की बात उठाई, आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने की बात उठाई, तो एक नया वोटर वर्ग जो है वो मुसलमानों के लगभग बराबर प्रतिशत का खड़ा हो गया है, एकजुट हो गया है। तो अब बीजेपी को लगता है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो आप जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में 20% मुसलमान कटे हैं, नाम जो अभी आ रही है अनऑफिशियली जानकारी, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। 20% उनकी आबादी है, उस हिसाब से रेशियो में कटे हैं। अरे दिक्कत तो वहां है कि लखनऊ में 30% कैसे कट गए, सवाल यहां है। हिंदू बहुल इलाकों में 30% वोट कट रहे हैं, और सब ये वर्ग जो है वही दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो वोटर जो मुसलमान के समांतर हिंदुओं में पैदा हुआ है, जो राजनीतिक रूप से बीजेपी के खिलाफ है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि स्टेट लेवल पर है, ये स्टेट लेवल का नहीं है। स्टेट लेवल तो तात्कालिक टारगेट है। ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में बीजेपी के वोटर्स को कैसे वो जीतेंगे, उस तरह से वोटर्स को डिवाइड करने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए एक नया वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है। ये संक्षेप में बात है राजीव जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी। जी देखिए, वो प्रेम कुमार जी बात कह रहे हैं, ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, और ये बहुत ही इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि ये क्या एक्सरसाइज है। बेसिकली ये दलित समाज या ओबीसी के खिलाफ एक षड्यंत्र है, उनको मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है पूरा का पूरा। और ये 21st सेंचुरी का मोदी जी का लाया हुआ ये पिघला हुआ शीशा है। जो सदियों पहले हुआ करता था ये अब हो रहा है फिर से। अब वो शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, छुआछूत थी, मंदिरों में प्रवेश नहीं था,
अब पोलिंग बूथ में प्रवेश नहीं है। ये नए प्रकार का जो है मनुवाद जो है लेकर आए हैं ज्ञानेश कुमार और मोदी जी मिलके, और ये बहुत घातक है भारत के समाज के लिए और इतनी जो आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियां हुई हैं उसके लिए। और भारत एक राष्ट्र के तौर पे कैसा लोकतंत्र होगा जहां वंचित समाज के लोगों को अभी तक तो मंदिरों में प्रवेश नहीं था, अभी तक तो शिक्षा के अधिकार से वंचित थे। अब जब आज़ादी मिली तो उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस बात जी को समझना चाहिए। वो नाम आ जाते हैं, जी जी दो चार नाम किसी के कट गए, अमार सिंह का नाम कट गया, गुरजीत थप्पड़ का नाम कट गया, पब्लिक फिगर्स हैं, लोग जान जाते हैं। लेकिन अधिकांश नाम किनके कट रहे हैं? अधिकांश नाम उन्हीं कट रहे हैं जो हाशिए का समाज है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेखांकित करने वाली बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को समझनी चाहिए कि हो क्या रहा है। असली में यही हो रहा है कि वंचित समाज को राजनीतिक अधिकार से भी वंचित कर दो। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, सुनील शुक्ला जी, आ रही है आवाज़? सुनील जी हैं? सुनील जी नहीं है सर, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। पंकज जी एक बार फिर अमेरिका की बात अगर हम करें और अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। सुनील जी आ गए हैं, चलिए सुनील जी हम लोग एक बृहद आयाम पे बात कर रहे हैं जिसमें अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान में चुनाव की प्रक्रिया और उसमें SIR, उसको लेकर चर्चा हम कर ही रहे हैं लगातार। और जो बात हम लोग पिछले 6 महीने से कर रहे हैं वो धीरे धीरे देखिए यहाँ तक पहुँच रही है कि अब देश के भारत रत्न नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और 92 साल के अमर्त्य सेन को अगर आप लाइन में खड़े करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जो लिस्ट लेके जा रहा है, जो नाम भेज रहा है, क्या उसको नहीं पता कि ये कौन है? और जहां से ये नाम आ रहा है उसको नहीं पता क्या? लेकिन ओवरऑल मैं आपके सामने एक सवाल ये रखना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका और क्या इधर भारत, इन दोनों के बीच एक नाम भारत में भी, चाहे SIR हो, चुनाव की प्रक्रिया हो, एक नाम सामने आता है नरेंद्र मोदी। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। इनकी राजनीति जरा अब क्या है ये समझाइए, थोड़ा शॉर्ट में, समय कम है एक्चुअली। नोटबंदी जब लागू हुई थी तो कौन लाइन में नहीं लगा था? तब क्या ये था कि भारत रत्न जो होगा वो लाइन में नहीं लगेगा और सामान्य नागरिक लाइन में लगेगा? इस देश ने आज की हुकूमत है इस देश की, उससे कब आम नागरिकों की चिंता की है? किस मुद्दे पर? SIR में ये भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश जहां आवेदन पत्र दे करके अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल कराना चाहते हैं तो सभी वर्ग प्रभावित होंगे। स्वाभाविक सी बात है, उसमें वह वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होगा जो साधनहीन है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास इन औपचारिकताओं को पूरा करने का समय नहीं है, वह अपने रोजी रोजगार में लगा हुआ है। मैं एक बात से प्रशांत जी से मुझे सहमत होने में दिक्कत है, जो ये कहा जा रहा है कि ये जब नाम कटेंगे तो इनका नाम उज्ज्वला से कट जाएगा, 5 किलो अनाज से कट जाएगा, जो राहत मिलती है उससे कट जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप इन सुविधाओं से वंचित करेंगे तो हाहाकार मच जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि मेरा नाम आपने क्यों काट दिया। तो ये जो पूरा का पूरा एक जो साजिश है वो खुल जाएगी पूरी तरह से। आप किसी भी जगह पे देखिए जहां पे नाम इनके मतदाता सूची में इनके नाम कटे नहीं होंगे तो बाकी चीजों का असर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय का होगा तो उसके ऊपर पड़ेगा। और आज ये स्थिति है कि अल्पसंख्यक समुदाय सर्वाधिक अभिलेखों से लैस है। किसी भी जिले में, किसी भी इलाके में उसके पास अभिलेख है। और आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप देखिए, ये नाम काटते हैं तुरंत अगली बार अपना अभिलेख लेकर के पहुंच जा रहे हैं। इससे समाज का जो वंचित वर्ग है हमारे आपके बीच का, उसके ऊपर असर है और आम नागरिक इससे प्रभावित है।
जहां तक रही बात मोदी जी की, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप देश के सामने जो विशद विषय है उनकी आप चिंता नहीं करेंगे, उस पर आप बात नहीं करेंगे। पर आप आज के दौर में जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, इस देश में अंकिता भंडारी का मसला चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा। इंदौर में लोग मर गए जहरीले पानी पीने से, प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य आया? उनके अपने गृह राज्य गुजरात में पेयजल विषाक्त पाया गया, कोई टिप्पणी आपके पास आई? वह सोमनाथ के बारे में उनका बयान आया, सोमनाथ के बारे में उन्होंने पोस्ट लिखा है, और फिर उसमें जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए हैं कि उन्होंने उसकी बड़ी उपेक्षा की। सवाल है कि कोई भी ऐसा मुद्दा, आप सोचिए कि अमेरिका के साथ इतने समय से 65 से अधिक बार डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, भारत की अस्मिता का मजाक उड़ा कर रख दिया कि हमने हस्तक्षेप की, हमने मध्यस्थता की। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप चुप है। जो बात कही जा रही थी, एक बड़ा भारी नैरेटिव बनाया गया था, या और कोई ऐसा भी नहीं था। इस देश के विदेश मंत्री, इस देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते आ रहे हैं कि दुनिया में कोई भी बात हो, प्रधानमंत्री जी की बात सुनी जाती है, उसे विमर्श किया जाता है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, और आज इतनी बड़ी बात अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है और हम चुप हैं। क्या है ये? आप ये पूरी की पूरी जो आपकी भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। और बिल्कुल सही है कि आपको केवल राष्ट्रवाद और देशभक्ति, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आपको घूमते रहना है। लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं, जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आएगा और आप चुप रहेंगे, तो फिर आपका राष्ट्रवाद का नारा नहीं चलेगा, देशभक्ति का नारा नहीं चलेगा। जब पहलगांव में इतने लोगों की हत्या हो गई और उसी पाकिस्तान के साथ आप मैच खेलने जाएंगे, तो फिर आपका राष्ट्रवाद और देशभक्ति का नारा नहीं चलेगा। इसीलिए ये सरकार वो ऑपरेशन जो सिंदूर का मसला है उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। उसको पता है कि उस पर तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। तो आज जो प्रधानमंत्री जी के जो लीडरशिप है, मोदी जी की जो लीडरशिप है, उस पर देश के भीतर और देश के बाहर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, ये भारत और अमेरिका और बीच में नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना दबाव क्यों है, और क्या इसका इंटरनल राजनीति से भी कोई संबंध है? मैं एक सेकंड के लिए बस केवल बताऊंगा कि कल और आज 2 दिन में अपने मोहल्ले के आसपास के जो थोड़े से कमजोर इलाके हैं, जिसमें गरिमा गार्डन है, पसोडा है, तीसरा छावड़ा कॉलोनी है, वहां में केवल एक घंटे दिया मैंने ये पूछने के लिए कि यहाँ पर किन लोगों के नाम कटे हैं। मैंने एक चीज महसूस की कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें से अधिकांश लोग या तो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, और सभी शिक्षा से वंचित तो ही हैं। इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफी में क्या बदलाव आएगा, ये अभी आगे जाके देखेंगे। सुनील सर, इस सरकार को कोई वास्ता नहीं पड़ता लोगों के नारे लगाने से, लोगों के आंदोलन करने से, जब तक उसको ये महसूस ना हो कि ये नारे लगाने और आंदोलन करने वाले उसके वोट बैंक से प्रभावित होंगे। जिन लोगों के नाम वोट लीडर लिस्ट से कट गए होंगे ना, तो वो पार्लियामेंट के सामने धरना भी देते रहेंगे ना, तो उनको लाठी से पीट के भगा दिया जाएगा। ये सरकार वो है। जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी को फिर याद करना पड़ेगा, हालांकि वो व्यक्ति बहुत संदिग्ध है और उस पर बहुत सारी चीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कहता है कि आखिर कौन से फोटो, कौन से सीडी, कौन सी फाइलें अमेरिका और चाइना के पास मोदी जी की हैं कि मोदी जी वहां पर आके झुक जा रहे हैं। चाइना के मामले में भी हम दे चुके, गलवान में जो हमारे साथ हुआ था वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक और शर्मनाक था। उसके बावजूद हमने चाइना से हर तरीके के रिश्तों को जारी रखा, और अमेरिका के साथ भी यही है। विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई देश का प्रमुख दूसरे देश में जाकर किसी का चुनाव प्रचार करे। मैंने कभी नहीं सुना। तो भी हाउडी मोडी करने गए थे, कोई मजबूरी होगी, और मजबूरी काय में है, कैश में है, काइंड में है, कॉन्फिडेंशियल है, फाइल्स में है, लेकिन कुछ ना कुछ नस तो दबी हुई है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी सरेंडर मोदी जी बनते जा रहे हैं।
जी जी, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ कर रहे थे और जिसमें नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आखिर सवाल अभी भी वही है कि आखिर सरेंडर क्यों हो रहे हैं नरेंद्र मोदी और खासकर अमेरिका के सामने। लेकिन इधर क्या एक बहुत बड़ा, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को कि SIR करवाते जाओ और चुनाव राज्य दर राज्य चुनाव जीतते जाओ। आने वाले समय में हम देखेंगे, लेकिन इतने वोटरों के नाम काट दिए जा रहे हैं तो आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है। एक रणनीति तो साफ समझ में आई जो हम लोगों ने बिहार में देखा, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की फिर सरकार वहां आ गई। लेकिन क्या आगे भी इसी अगर क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो फिर देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां कोई भी विरोधी दल जीत कर आए, क्योंकि अभी से दावा यही कर रहे हैं अमित शाह की तमिलनाडु में भी हम ही अप्रैल में सरकार बनाने जा रहे हैं। किस बिना पे, किस दम पे दावा कर रहे हैं, ये समझना होगा। चलिए, इस पे और भी बात करेंगे, लेकिन पोल खुल रही है और धीरे धीरे ही सही लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे यहाँ चुनाव आयोग कुछ न कुछ मिलीभगत कर रहा है। और